हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं ओन जी के यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे जी के जैस का ब्रह्मास्त्र का पार्ट 2। ठीक है दोस्तों, और ये क्लास उन भाइयों के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है जिनका सपना है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल बनने का। ठीक है दोस्तों मैं इस वीडियो के अंदर जितने भी आपको क्वेश्चन कराऊंगा जी के जैस के, सारे दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस बीमारी को कोविड-19 का नाम किसने दिया था दोस्तों? तो कोरोना वायरस बीमारी को कोविड-19 का नाम दोस्तों WHO ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा से बात करते हैं कोविड-19 के बारे में। ठीक है दोस्तों, कोविड-19 कहाँ से स्टार्ट हुआ था दोस्तों? ये चाइना के वुहान शहर से इसका स्टार्ट हुआ था। ठीक है, यानी कि वहाँ से ये आया था ये कोरोना वायरस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं कोरोना की। दोस्तों कभी कभी फुल फॉर्म पूछता है। ठीक है, तो कोरोना में को की फुल फॉर्म होती है दोस्तों कोरोना, VI का मतलब होता है दोस्तों वायरस, और डी का मतलब होता है दोस्तों डिसीज। ठीक है, और 19 का मतलब होता है दोस्तों 2019, यानी कि दोस्तों कोरोना वायरस 2019 में आया था ना, उसका मतलब ये है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और कहाँ से स्टार्ट हुआ था दोस्तों? ये तो चाइना के वुहान शहर से ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं WHO के बारे में। दोस्तों WHO की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? तो WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा WHO की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा दोस्तों WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो WHO का मुख्यालय दोस्तों स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं WHO के अध्यक्ष कौन है दोस्तों वर्तमान में? तो वर्तमान में अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधानो गिबनेस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा इस वीडियो के अंदर सब आपको दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, ICC महिला T20 विश्व कप 2020 का खिताब किस देश ने जीता दोस्तों? तो ये खिताब दोस्तों भारत को हरा करके ऑस्ट्रेलिया ने ये खिताब जीता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। दोस्तों तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होती है दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। ठीक है, और यहाँ की मुद्रा है डॉलर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इंग्लैंड की बात करते हैं दोस्तों, तो इंग्लैंड की राजधानी क्या है दोस्तों? तो इंग्लैंड की राजधानी लंदन है और यहाँ की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों मैं आपको राजधानी और मुद्राएं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल में राजधानी और मुद्राओं से संबंधित क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों आज का हमारा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 2020 के अनुसार दोस्तों भारत का स्थान 144 है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं वर्तमान की, यानी कि दोस्तों 2023 में भारत का स्थान कौन सा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में दोस्तों? तो 2023 में भारत का स्थान है दोस्तों 125वां स्थान है। ठीक है, 2023 में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों 2023 में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में नंबर 1 पर कौन सा देश है दोस्तों? तो नंबर 1 पर फिनलैंड है। ठीक है, और भारत का स्थान 2023 के अनुसार दोस्तों 125 बार। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, और 2020 के अनुसार दोस्तों 144 बार। ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत। ठीक है, इसके अंदर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों आज का हमारा, रणजी ट्रॉफी 2019-20 का खिताब किस टीम ने फाइनल मैच में बंगाल को हराकर पहली बार ये खिताब जीता दोस्तों? तो ये सौराष्ट्र ने जीता। ठीक है, पहली बार ये खिताब, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों वर्तमान की बात की जाए, यानी कि दोस्तों 2023 की बात की जाए, तो 2023 में रणजी ट्रॉफी की विजेता टीम कौन सी दोस्तों? तो 2023 में भी रणजी ट्रॉफी की विजेता टीम दोस्तों सौराष्ट्र है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों 2023 में भी बंगाल को हराकर ही सौराष्ट्र ने ये खिताब जीता। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, मैं आपको वर्तमान की भी बता रहा हूँ और दोस्तों पहले की भी बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों आज का हमारा, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है दोस्तों? तो गंगा नदी गुजरती है, यमुना नदी भी गुजरती है, रामगंगा नदी भी गुजरती है दोस्तों, झेलम नदी नहीं गुजरती। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों झेलम जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा से बात करते हैं उत्तर प्रदेश की दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना, गोदावरी दोस्तों, इसके सॉरी गोदावरी नहीं, गोमती। ठीक है, गंगा, यमुना, गोमती और घाघर। ठीक है, गोदावरी नहीं बहती दोस्तों, ध्यान रखना, गोमती बहती है। ठीक है, इसके अलावा से बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर शारदा नहर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा शारदा नहर कहाँ पर दोस्तों? तो शारदा नहर पीलीभीत में है। ठीक है, इसके अलावा शारदा नहर का निर्माण कब हुआ था दोस्तों? तो शारदा नहर का निर्माण 1920 में हुआ था। इसके अलावा शारदा नहर की लंबाई पूछता है। ठीक है, तो दोस्तों शारदा नहर की लंबाई है 1938। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। दोस्तों मैं आपको एक बार फिर बताता हूँ। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी नदी बहती हैं? तो गंगा, यमुना, गोमती और घाघर नदी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों,
भारतीय संसद के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है दोस्तों? तो राज्यसभा उच्च सदन होती है, बिल्कुल सही बात है। लोकसभा निम्न सदन होता है, ये भी सही बात है, ठीक है। इसके अलावा इसके 2 सदन होते हैं, ये भी सही बात है, ठीक है। इसके अलावा राज्यसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। राज्यसभा को दोस्तों राष्ट्रपति का भी भंग नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि दोस्तों राज्यसभा जो होती है दोस्तों कभी भंग नहीं होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रपति लोकसभा को किस अनुच्छेद के तहत भंग कर सकते हैं दोस्तों? तो अनुच्छेद 85 के तहत दोस्तों राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा लोकसभा की बात करते हैं दोस्तों, तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा से बात करते हैं राष्ट्रपति की दोस्तों, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन दोस्तों किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी कि चुनाव अनुच्छेद 55 में है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग दोस्तों अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में दोस्तों? तो राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में है, ठीक है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों। विज्ञान दिवस मनाया जाता है दोस्तों, हर वर्ष विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो हर साल 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा से बात करते हैं 29 फरवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है दोस्तों? तो 29 फरवरी को लीप दिवस मनाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से 21 फरवरी की बात करते हैं दोस्तों, तो 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 24 फरवरी को दोस्तों केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों। मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सब आपको दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों। निम्न में से कौन सा रोग मच्छरों से होता है दोस्तों? तो डेंगू मच्छर से होता है, मलेरिया मच्छर से होता है दोस्तों। इसके अलावा फाइलेरियसिस भी मच्छर से होता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सभी रोग दोस्तों मच्छर से होते हैं, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है दोस्तों? तो डेंगू एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मलेरिया की बात करते हैं दोस्तों, तो मलेरिया मादा एनाफ्रीज मच्छर के काटने से होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा फाइलेरियसिस की बात करते हैं दोस्तों, तो फाइलेरियसिस दोस्तों किस मच्छर के काटने से होता है दोस्तों? तो इसका मच्छर का नाम है क्यूलैक्स, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। क्यूलैक्स जो है दोस्तों फाइलेरिस मच्छर के काटने से होता है, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि दोस्तों फाइलेरिस जो रोग है क्यूलैक्स मच्छर के काटने से होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस देश की संसद का नाम पार्लियामेंट है दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया की संसद का नाम भी पार्लियामेंट है, ब्रिटेन की संसद का नाम भी पार्लियामेंट है दोस्तों। इसके अलावा कनाडा देश की संसद का नाम भी पार्लियामेंट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, ठीक है, और यहाँ की मुद्रा डॉलर, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ब्रिटेन की बात करते हैं दोस्तों, तो ब्रिटेन की राजधानी लंदन और यहाँ की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है। इसके अलावा कनाडा की बात करते हैं दोस्तों, तो कनाडा की राजधानी ओटावा और यहाँ की मुद्रा है डॉलर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों। मौसमी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटित होती हैं दोस्तों? तो मौसमी घटनाएं वायुमंडल की क्षोभमंडल में घटित होती हैं, ठीक है, क्षोभमंडल परत में घटित होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों जितने भी आंधी तूफान आते हैं, इसके अलावा जितनी भी वर्षा होती है दोस्तों, वो सब क्षोभमंडल के अंतर्गत होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों एरोप्लेन की बात करते हैं, तो एरोप्लेन कौन सी मतलब वायुमंडल की परत में उड़ते हैं दोस्तों? तो बोलते हैं समताप मंडल में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि दोस्तों अच्छा दोस्तों ओजोन परत किस परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों मैं आपको वायुमंडल की सारी परतों का क्रम बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहली परत है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बाह्य मंडल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसकी अधिकता के कारण चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं दोस्तों? तो इसमें निकल की अधिकता के कारण दोस्तों चॉकलेट हानिकारक हो सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों। 38वीं समानांतर रेखा निम्न में से किन दो देशों को विभाजित करती है दोस्तों? तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से अलग करती है 38वीं समानांतर रेखा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं भारत को पाकिस्तान से कौन सी रेखा अलग करती है दोस्तों? तो भारत को पाकिस्तान से रेड क्लिफ लाइन अलग करती है, ठीक है। इसके अलावा भारत को चाइना से कौन सी लाइन अलग करती है दोस्तों? तो भारत को चाइना से दोस्तों मैकमोहन लाइन अलग करती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका को
कनाडा से कौन सी लाइन अलग करती है दोस्तों? तो 49 भी समानांतर रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका को कनाडा से अलग करती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों जर्मनी को फ्रांस से कौन सी रेखा अलग करती है दोस्तों? तो जर्मनी को फ्रांस से मैगिनोट रेखा अलग करती है, ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों आपको इतना डिटेल में कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा, ठीक है दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, जब कई कंप्यूटर्स को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क यानी कि दोस्तों लैन बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं, कभी कभी दोस्तों लैन की फुल फॉर्म पूछ लेता है, ठीक है, तो लैन की फुल फॉर्म होती है दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था दोस्तों? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष दोस्तों बदरुद्दीन तैयबी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है, और कहाँ पर हुई थी दोस्तों? तो मुंबई में हुई थी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सब बात करते हैं इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने करी थी? तो इसकी स्थापना ए.ओ. हयूम ने करी थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों। अच्छा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन और पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों किस कॉलेज में हुई थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, रिहंद बांध परियोजना से किस राज्यों की सिंचाई होती है दोस्तों? तो रिहंद बांध परियोजना से दोस्तों उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों की सिंचाई होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं दोस्तों, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इसका हेडक्वार्टर दोस्तों वॉशिंगटन डीसी में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में दोस्तों विश्व बैंक का हेडक्वार्टर स्थित है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व बैंक की स्थापना दोस्तों 1945 में हुई थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कभी कभी दोस्तों विश्व बैंक का दूसरा नाम पूछता है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। विश्व बैंक को अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण बैंक भी कहते हैं और इसको विकास बैंक भी कहते हैं, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, देवदास उपन्यास के लेखक कौन है दोस्तों? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो देवदास उपन्यास के लेखक हैं शरत चंद्र चटर्जी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, नक कटेया मेला कहाँ लगता है दोस्तों? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो नक कटेया मेला दोस्तों बनारस में लगता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है दोस्तों? तो दूध के फटने पर लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों एसिटिक एसिड की बात करते हैं दोस्तों, तो एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है दोस्तों? तो एसिटिक एसिड सिरके में पाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा टार्ट्रिक एसिड की बात करते हैं दोस्तों, तो टार्ट्रिक एसिड दोस्तों इमली में, अंगूर में, ठीक है, इसके अलावा केले में भी टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है दोस्तों? तो टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा सेब की बात करते हैं दोस्तों, तो सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों चींटी के डंग में कौन सा एसिड पाया जाता है दोस्तों? तो चींटी के डंग में दोस्तों फॉर्मिक अम्ल, जिसको मैथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है, तो ये पाया जाता है चींटी के डंग में, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, अकादमी अवार्ड के नाम से प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? तो ये दिया जाता है दोस्तों सिनेमा के क्षेत्र में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा दोस्तों? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं ग्रैमी अवार्ड दोस्तों किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? तो ग्रैमी अवार्ड दोस्तों संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों खेल में बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक है, जैसे मेजर ध्यानचंद हो गया, ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हो गया, ठीक है, ये सब पुरस्कार दोस्तों खेल में दिया जाता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों,
जननी सुरक्षा योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? तो यह योजना दोस्तों 1 अप्रैल 2005 को शुरू हुई थी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। यह बीपीएल महिलाओं हेतु संचालित योजना, ये भी सही बात है, ठीक है। इसके अलावा तीसरा है इसमें, यह पहले 2 जीवित प्रसवों के दौरान ही लागू होती है दोस्तों, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। प्रसवों का मतलब दोस्तों इसमें बच्चे होना से संबंधित है, ठीक है। यानी दोस्तों जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे पैदा होते हैं उससे संबंधित है, ठीक है, ये प्रसव शब्द। इसके अलावा दोस्तों उपयुक्त सभी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों सारी कथन इसमें सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, भारत के किस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है दोस्तों? तो भारत के प्रथम सेक्टर में, ठीक है, अर्थव्यवस्था के प्रथम सेक्टर में दोस्तों कार्य करने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं दोस्तों प्राथमिक सेक्टर की, ठीक है। तो प्राथमिक सेक्टर में दोस्तों कौन कौन से लोग आते हैं दोस्तों? तो जितने भी कृषि करने वाले लोग हैं, ठीक है, जितने भी दोस्तों पशुपालन को मतलब पशुओं को पालने वाले लोग हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जितने भी मछली पकड़ने वाले लोग हैं, ये सब दोस्तों प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा द्वितीय सेक्टर की बात करते हैं दोस्तों, तो द्वितीय सेक्टर में दोस्तों जितने भी विद्युत उपकरण बनाने वाले लोग हैं दोस्तों, इसके अलावा जितने भी कपड़ा निर्माण करने वाले लोग हैं, ठीक है, इसके अलावा जितने भी दोस्तों हस्तशिल्प लोग हैं, ठीक है, इसके अलावा उद्योग निर्माण करने वाले लोग हैं, ठीक है, ये सब दोस्तों द्वितीय सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा तृतीय सेक्टर की बात करते हैं दोस्तों, तो तृतीय सेक्टर में दोस्तों सेवा करने वाले लोग आते हैं, ठीक है, सेवा करने से संबंधित जैसे कि दोस्तों LIC संबंधित हो गया, ठीक है, इसके अलावा परिवहन हो गया, ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जितने भी दोस्तों मतलब बैंकें होती हैं, ये सब दोस्तों तृतीय सेक्टर के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, अजंता की चित्रकारी किसकी कथाएं चित्रें दोस्तों? तो अजंता की मतलब अजंता की चित्रकारी में किसकी कथाएं चित्रित दोस्तों? तो ये जातक कथाएं चित्रित हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा बात करते हैं जातक की दोस्तों, तो जातक में क्या दोस्तों? तो जातक में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में बताया गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं अजंता गुफाओं का निर्माण दोस्तों किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों? तो अजंता गुफाओं का निर्माण बागठक सम्राट हरिसेन के शासनकाल में हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो अजंता की गुफाएं दोस्तों मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों एलोरा की गुफाओं के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो एलोरा की गुफाएं जो होती है दोस्तों जैन, हिंदू और बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो एलोरा की गुफाओं का निर्माण राजकोट वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों एलोरा की गुफाएं भी महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है दोस्तों? तो नीली क्रांति दोस्तों मत्स्य उद्योग यानी कि फिशिंग से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं नीली क्रांति के जनक कौन है दोस्तों? तो डॉक्टर हीरालाल चौधरी दोस्तों नीली क्रांति के जनक हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत दोस्तों 1965-67 में हुई थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों भारत में हरित क्रांति की शुरुआत दोस्तों सबसे पहले किस राज्य में हुई थी? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत दोस्तों सबसे पहले पंजाब राज्य में हुई थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है दोस्तों? तो भारत में हरित क्रांति के जनक दोस्तों सी सुब्रमण्यम और इनके साथ दोस्तों एएस स्वामीनाथन है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है दोस्तों? तो विश्व में हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज एवं आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ पर की थी दोस्तों? तो इन्होंने सिंगापुर में इसकी स्थापना करी थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने कब करी थी इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना उन्होंने 1943 में करी थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी ने एक और संगठन की स्थापना करी थी, उसका नाम क्या दोस्तों? तो उसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में करी थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं, तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उनका जन्म हुआ था। अच्छा दोस्तों किस राज्य में हुआ था इनका जन्म? तो इनका जन्म ओडिशा के कटक शहर में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के पिता का क्या नाम था? तो सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम दोस्तों जानकीनाथ बोस था, ठीक है। इसके अलावा इनकी माता का नाम था प्रभावती, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, प्राकृतिक रबड़ निम्न में से किसका बहुलक होती है दोस्तों? तो प्राकृतिक रबड़ दोस्तों आइसोपीन का, ठीक है, आइसोपीन का बहुलक होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, भारतीय जननांकी में सबसे बड़े विभाजन कब वर्ष है दोस्तों? तो यह है 1921 का, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है हमारी तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों,
निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सर्वोच्चम चालक है दोस्तों? तो विद्युत का सर्वोच्चम चालक दोस्तों चांदी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन और पूछता है कि चांदी का परमाणु क्रमांक कितना दोस्तों? तो चांदी का परमाणु क्रमांक 47 है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा लोहे का परमाणु क्रमांक की बात करते हैं दोस्तों, तो लोहे का परमाणु क्रमांक है 26, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा तांबे के परमाणु क्रमांक की बात करते हैं दोस्तों, तो तांबे का परमाणु क्रमांक 29 है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एल्यूमिनियम की बात करते हैं दोस्तों, तो एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस वर्ष राजस्थान में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 1959 को, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों वो तारीख थी 2 अक्टूबर 1959, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान के किस जिले में मतलब पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ दोस्तों? तो राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गांव में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ था, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान जो पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य बना था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा दोस्तों? तो यह है आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों हर साल पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो हर साल पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश अगर दोस्तों आप उत्तर प्रदेश का मतलब पुलिस कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है। उसका नाम है दोस्तों, यानी कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई थी दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था 1962 को लागू हुई थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों भारतीय संविधान की किस अनुसूची में मतलब किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है दोस्तों? तो यह है 11वीं अनुसूची में, ठीक है। और दोस्तों अगर भाग की बात की जाए तो वो है भाग 9, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं यहाँ से जो भारत में दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था हो किस प्रकार की दोस्तों? तो भारत में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों भारत में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का सुझाव किस समिति ने दिया दोस्तों? तो इसका सुझाव मतलब भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा उन्होंने कब दिया था दोस्तों? तो उन्होंने 1958 में, मतलब दोस्तों मैं आपको सही करके बताता हूँ, ठीक है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था को लागू करने का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था, ठीक है। और कब दिया था? वो दिया था 1958 में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों। किस देश की राजधानी बुखारेस्ट है दोस्तों? तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा 31 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसकी राजधानी है रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा से बात करते हैं रोमानिया की मुद्रा क्या है दोस्तों? तो रोमानिया की मुद्रा लीगो है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पुर्तगाल की बात करते हैं दोस्तों, तो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है, ठीक है। और यहाँ की मुद्रा है यूरो, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा स्पेन की बात करते हैं दोस्तों, तो स्पेन की राजधानी है मैड्रिड और यहाँ की मुद्रा भी यूरो है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अमेरिका की बात करते हैं दोस्तों, तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और यहाँ की मुद्रा डॉलर है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों। रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है दोस्तों? तो ये ओडिशा के पुरी में होता है, ठीक है। रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ओडिशा में एक प्रसिद्ध त्यौहार मनाया जाता है, उसका नाम क्या है दोस्तों? तो उसका नाम है नुआखाई महोत्सव, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों। साइबर गतिविधियों के द्वारा धार्मिक अथवा राजनीतिक उन्माद पैदा करना साइबर क्राइम की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो ये आता साइबर आतंकवाद के अंतर्गत, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति दोस्तों राज्यपाल करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों राज्य के मानवाधिकार आयोग के मतलब अध्यक्ष को अपने पद से कौन हटा सकता है दोस्तों? तो राज्य मानवाधिकार के आयोग को मतलब आयोग के अध्यक्ष को अपने पद से दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। यानी कि राज्य के मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष मतलब राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति दोस्तों राज्यपाल करता है और अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति हटा सकता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं इसमें राष्ट्रपति दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इसमें राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो राष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो लोकसभा से है तो 25 और अगर राज्यसभा से है तो 30 वर्ष, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। राष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष, इसके अलावा मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष और प्रधानमंत्री बनने के लिए अगर दोस्तों वो लोकसभा से है तो 25 वर्ष और अगर वो राज्यसभा से है तो 30 वर्ष, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों।
संविधान के अनुच्छेद 279 ए के प्रावधान के अनुसार जीएसटी परिषद का गठन कौन करता है दोस्तों? तो जीएसटी परिषद का गठन दोस्तों, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों जीएसटी की बात आई है तो जीएसटी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों मतलब जीएसटी दोस्तों सबसे पहले किस देश में लागू हुई थी, यानी कि दोस्तों सबसे पहले जीएसटी किस देश में लागू हुई थी दोस्तों? तो ये था फ्रांस देश, ठीक है, और कब हुई थी? तो वो हुई थी 1954 को, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों भारत में जीएसटी कब लागू हुई थी? तो भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों भारत जो है जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश बना? तो भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश बना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों भारत के किस राज्य में सबसे पहले जीएसटी लागू हुई थी? तो भारत के असम राज्य में सबसे पहले जीएसटी लागू हुई थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों जीएसटी लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा था? तो जीएसटी लागू करने वाला दूसरा राज्य बिहार था और पहला राज्य असम था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से यहाँ से क्वेश्चन और पूछता है जीएसटी किस प्रकार का कर है दोस्तों? तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से एक क्वेश्चन और पूछता है कि भारत में जीएसटी का सुझाव किस समिति ने दिया था दोस्तों? तो भारत में जीएसटी का सुझाव विजय केलकर समिति द्वारा दिया गया था, ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में डीएसएलआई उद्योग का प्रमुख केंद्र है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में डीएसएलआई उद्योग का प्रमुख केंद्र है बरेली, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं मुरादाबाद की दोस्तों, तो मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कि पीतल नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है दोस्तों उत्तर प्रदेश के? तो ये मुरादाबाद को जाना जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सहायता हेतु संचालित वुमेन पावर लाइन सेवा का टोल फ्री नंबर क्या है दोस्तों? तो वुमेन पावर लाइन सेवा का टोल फ्री नंबर है दोस्तों 1090, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों। इनमें से किस देश का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है दोस्तों? मतलब तीरंदाजी है, ठीक है दोस्तों, तो ये है भूटान देश का राष्ट्रीय खेल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं भूटान, ठीक है दोस्तों, बांग्लादेश की बात करते हैं, तो बांग्लादेश का मतलब राष्ट्रीय खेल क्या दोस्तों? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों म्यांमार की बात करते हैं, तो म्यांमार का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों चिनलोन, ठीक है, इसके अलावा उसको चिनलोन को दोस्तों कैनवोल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि दोस्तों म्यांमार का राष्ट्रीय खेल चिनलोन है और चिनलोन को कैन बॉल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा नेपाल की बात करते हैं दोस्तों, तो नेपाल का जो राष्ट्रीय खेल है वो उसका नाम है वॉलीबॉल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।